चैप्टर 202। खून से लथपथ नंदिकेश ने जमीन पर खून थूका और फिर अन्ना के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज अब साफ और मजबूत थी, हर शब्द में दम था। मुझे अपना फिर से परिचय देने दीजिए। मैं नंदिकेश हूँ, टीम ड्रैगन फैंग का सिपाही। कमांडर यार्डली, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये कहते हुए वह सीधे खड़ा हो गया, सतर्क हो गया और जोर से सैन्य सलामी दी। उसकी सलामी के साथ ही पूरा ड्रिल हॉल एक बिजली की तरह गूंज उठा। बाकी 3 अनुभवी सिपाही, जो अभी तक अन्ना को देखकर हैरान थे, धीरे धीरे आगे आए। वे कैमरे के सामने रुके और एक एक करके जोर से बोले, मैं निकम्मा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं निकम्मा हूँ। उनकी आवाज इतनी गूंजी कि कैमरे के जरिए देखने वाले भी हिल गए। पूरे कमरे में एक झटका सा दौड़ गया। पहली बार सबने देखा था कि इतने बड़े सिपाही अपनी गलती खुलेआम मान रहे हैं। ड्रैगन फैंग की टीम अपने घमंड और ताकत के लिए जानी जाती थी, पर यहाँ वे सब अपना अहंकार छोड़कर विनम्र हो रहे थे। फिर भी उनके चेहरे पर गरिमा और सिपाही जैसी शान बनी हुई थी, क्योंकि एक सच्चा सिपाही हमेशा अपने से मजबूत इंसान का सम्मान करता है। अन्ना के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वे तीनों उसके पास आए, सीधे खड़े हुए और एक साथ सलामी दी। टीम ड्रैगन फैंग का सिपाही विक्रम सिंह रिपोर्टिंग कर रहा है। नमस्ते कमांडर यार्डली। टीम ड्रैगन फैंग का सिपाही सुरेश यादव रिपोर्टिंग कर रहा है। टीम ड्रैगन फैंग का सिपाही अजय वर्मा रिपोर्टिंग कर रहा है। उसी वक्त सोनू, रवि और लुकास भी मजबूत कदमों से आगे आए। उन्होंने भी अन्ना को देखा और सलामी दी। नमस्ते कमांडर यार्डली। अब 6 सिपाही उसके सामने खड़े थे। ड्रिल हॉल की बिजली जैसी हलचल अब एक गंभीर शांति में बदल चुकी थी। अन्ना ने हाथ पीछे बांधकर सबको शांत नजरों से देखा। उसकी आवाज में पूरा भरोसा था। मुझे पता है, तुम में से कई लोग सोचते हो कि जो खास भर्ती किए जाते हैं, वे यहाँ बेकार हैं। पर मैं साफ कह रही हूँ, मेरे अधीन कोई भी इंसान निकम्मा नहीं है। हर किसी में हीरे की तरह चमकने की क्षमता है। उसने जानबूझकर सोनू, रवि और लुकास की ओर देखा, फिर नंदिकेश और बाकी सब पर नजर डाली। इसमें तुम भी शामिल हो। अब उनके चेहरे पर बदलता हुआ भाव साफ दिख रहा था। पहले जो शक था, उसकी जगह धीरे धीरे सम्मान आ रहा था। लेकिन मन में सवाल अब भी था। एक 16 साल की लड़की हमारी लीडर कैसे हो सकती है? ड्रैगन फैंग जैसी खास यूनिट की सेनापति बनने लायक कैसे? अन्ना ने उनकी शंका तोड़ दी। कल से टीम ड्रैगन फैंग का रेगुलर ट्रेनिंग शुरू होगा। मैं खुद तुम्हारे साथ ट्रेनिंग लूंगी और सब पर नजर रखूंगी। अगर तुमने उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो मैं खुद तुम्हारे ट्रांसफर की सिफारिश करूंगी। उसका स्वर और भी सख्त हो गया। इस यूनिट में जगह सिर्फ उन्हीं की है जिनमें ताकत, अनुशासन और दबाव में भी परफॉर्म करने की क्षमता हो। और याद रखो, मैं, अन्ना यार्डली, इस टीम की अकेली कमांडर हूँ। यहाँ मेरा पूरा अधिकार है। किसी भी अवज्ञा को सेना का आदेश न मानना माना जाएगा। समझे? समझ गए? सबकी आवाज एक साथ गूंजी। अब किसी को पसंद या नापसंद की परवाह नहीं थी। यहाँ बस आदेश मानना ही नियम था। अन्ना जानती थी कि उनका असली विश्वास सिर्फ मैदान पर, असली ट्रेनिंग और युद्ध में ही जीता जा सकता है। नंदिकेश की पैनी नजरें उस पर जमी थीं। सम्मान भी था और एक अनकही चुनौती भी। अन्ना ने उसकी नजरें ठंडी मुस्कान से स्वीकार की। डिसमिस, उसने कहा। फिर वह मुड़ी और कैमरे की ओर चली गई। कैमरे के लेंस में देखते हुए उसने हल्की, ठंडी हंसी छोड़ी और धीरे धीरे बेस के अंदर चली गई। मॉनिटर रूम में अनिकेत अपनी उत्तेजना रोक नहीं पाया। उसने तुरंत आदेश दिया, सपोर्ट टीम, मुझे ड्रैगन फैंग के हर सिपाही की रियल टाइम जानकारी चाहिए। तुरंत करो।
ऑफिस जीवंत हो उठा। जी सर, सबने एक साथ जवाब दिया। रिद्धवान, जो सफेद लैब कोट पहने दीवार से टिकी हुई थी, स्क्रीन पर अन्ना को ही देख रही थी। आखिर इसमें ऐसा क्या बदल गया है? यह वही लड़की नहीं लग रही जो पहली बार इरिडियम गार्डन्स में दिखी थी। उसके मन में आया, अन्ना के शरीर की साइंस तरीके से स्टडी करना कितना रोमांचक होगा। पर यह सिर्फ एक सपना था। अन्ना कभी इजाजत नहीं देगी। और अगर मान भी गई, तो आर्यन इतना ताकतवर है कि रिद्धवान कोशिश करने लायक उम्र तक जिंदा ही नहीं बचेगा। लेकिन क्या आर्यन जानता है कि जिस लड़की को वह पसंद करता है, वह इतनी शक्तिशाली है? ड्रैगन फैंग बेस बहुत बड़ा था। 90% हिस्सा सिर्फ ट्रेनिंग मैदानों के लिए बना था। बाकी छोटे हिस्से में रहने के कमरे और ऑफिस थे। टीम के अलावा सिर्फ 3-4 लोग ही वहां के दैनिक काम और सुरक्षा संभालते थे, ताकि बेस की सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहे। एक शांत ऑफिस में अन्ना कुर्सी पर पालथी मारकर बैठी थी। उसके सामने टीम के हर सदस्य की फाइलें खुली थीं। चैप्टर 203। इन नई भर्तियों में न सिर्फ कुछ असाधारण लोग थे, बल्कि 5 स्पेशल फोर्सेस के अनुभवी भी शामिल थे, जिन्हें उनके अनोखे कौशल की वजह से चुना गया था। 22 साल का नंदिकेश यादव पहले मेजर जनरल रह चुका था और स्पेशल यूनिट N-103 की कमान संभाल चुका था। किलर के नाम से मशहूर, उसका क्लोज कॉम्बैट स्किल इतना जबरदस्त था कि दुश्मन उसके सामने टिक ही नहीं पाते थे। उसकी जन्मजात लीडरशिप क्षमता ने उसे हमेशा सबसे आगे रखा। 28 साल का प्रशांत, एक ईओडी एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सपर्ट, जिसने कई खतरनाक आतंकवाद विरोधी मिशन में अपनी काबिलियत साबित की थी। 26 साल का सुरेश यादव, एक बहुप्रतिभाशाली सैनिक था। वह हेलीकॉप्टर से लेकर टैंक तक हर तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट चलाने में माहिर था। भले ही किसी एक चीज में उसका विशेष ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी एडाप्टेबिलिटी और मेहनत ने उसे अनिवार्य बना दिया था। 30 साल का अजय वर्मा, हथियारों को मॉडिफाई करने में जीनियस था। कबाड़ जैसे टुकड़ों से वह कुछ ही समय में खतरनाक फायरआर्म्स बना सकता था। 25 साल का विक्रम सिंह, जिसकी फोटोग्राफिक मेमोरी और तेज दिमाग उसे युद्ध के बीच भी दूरियों, कोणों और ट्रैजेक्टरी की सही गणना करने की क्षमता देता था। अन्ना ने उनकी फाइलें ध्यान से देखीं और फिर एक तरफ रख दीं। खुद और सोनू को मिलाकर अब टीम में कुल 10 सदस्य थे, छोटी मगर ताकतवर टीम। उसने ड्रैगन फैंग की उत्पत्ति को याद किया। शुरू से ही यह एक इंडिपेंडेंट यूनिट थी, जो सामान्य मिलिट्री डिपार्टमेंट से बाहर काम करती थी। वे किसी रेगुलर कमांड चेन से बंधे नहीं थे, बल्कि सीधे सिर्फ उच्च अधिकारियों को जवाबदेह थे। अन्ना की नजरें सख्त हो गईं जब उसे एहसास हुआ, ड्रैगन फैंग का सीधा कमांडर और कोई नहीं, बल्कि रायगढ़ का राष्ट्रपति खुद था। बॉस, एक दस्तक से उसके ख्याल टूटे। रवि अंदर आया, साथ में थोड़ी शर्माती हुई अमृता। अमृता ऐसे अंदर आई जैसे डांट खाया बच्चा, सिर झुकाए। रवि एक तरफ खड़ा रहा, मगर उनकी बातों को गौर से देखता रहा। अनुज, तुम आखिरकार सफल हो गए। अमृता धीरे से बैठने लगी। क्या मैंने तुम्हें बैठने को कहा? अन्ना की सख्त आवाज ने उसे रोक दिया। चौंक कर अमृता सीधी खड़ी हो गई। अन्ना की नजरें थोड़ी नरम हुईं, लेकिन उनमें अभी भी अधिकार झलक रहा था। वह जरूरी औपचारिकता चाहती थी, मगर अमृता की लापरवाही की भी हद थी। अगर तुमने फिर से अपने साथियों, दोस्तों या परिवार को चोट पहुंचाई, तो तुम तुरंत बाहर कर दी जाओगी, अन्ना ने कड़े लहजे में कहा। अमृता ने होंठ काटे, सिर हिलाया। चेहरे पर थोड़ी चोट खाई हुई सी झलक थी। उसने अन्ना के भाव पढ़ने की कोशिश की, कहीं नरमी तो नहीं। मैं विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करती, अन्ना ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। इससे अमृता सिहर उठी। मैं समझती हूँ, अमृता बुदबुदाई, अभी भी खुद को सही मानते हुए। लेकिन उस वक्त
क्या वे पहले हमें धमका नहीं रहे थे? अन्ना हल्की मुस्कान के साथ बोली, ऐसा दोबारा नहीं होगा। उस मुस्कान को देखकर अमृता का चेहरा खिल उठा। उसकी आंखें चमक गईं। क्या मैं अब बैठ सकती हूँ? उसने मासूमियत से पूछा। अन्ना ने भौहें चढ़ाई लेकिन कुछ कहा नहीं। अमृता तुरंत कुर्सी खींचकर उल्टा बैठ गई और शरारती मुस्कान दी। अनुज, जब मैं आई थी तो मैं कुछ भूल गई थी। क्या तुम लाए हो? उसने गर्दन टेढ़ी कर पूछा। अन्ना ने माथे पर बल डाले। क्या? सैनिटरी पैड, अमृता ने आराम से कह दिया। खांसी खांसी, रवि जोर से खांसने लगा। बॉस, मैं ट्रेनिंग के लिए निकल रहा हूं। वह आधा वाक्य कहकर ही कमरे से भाग गया। अन्ना ने एक पल दरवाजे की ओर देखा और फिर अमृता की ओर। सैनिटरी पैड, उसने धीरे से दोहराया। याददाश्त टटोली तो उसे ध्यान आया, यह वो चीज है जिसका इस्तेमाल औरतें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान करती हैं। मेंस्ट्रुएशन प्रजनन उम्र की औरतों और कुछ मादा जानवरों में होता है। लगभग हर महीने गर्भाशय की परत मोटी होकर फिर टूट जाती है, जिससे रक्तस्राव होता है। लेकिन मैरीगोल्ड सिटी में इंसानों के शारीरिक विकास की वजह से अब यह प्रक्रिया नहीं होती थी। पुनर्जन्म के बाद से अन्ना ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, मगर अमृता की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। सामान्य रूप से 13 साल की उम्र तक मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अन्ना को अब तक यह अनुभव नहीं हुआ था। रुको अनुज, मत कहना तुम इसे भी नहीं लाए, अमृता कराहते हुए बोली और मेज पर सिर पटक दिया। अन्ना ने गहरी भौहें चढ़ाई। क्या उसके शरीर में कोई हेल्थ इशू था? उसकी नजर अपनी छाती पर गई। सब सामान्य दिख रहा था, पूरी तरह विकसित महिला जैसी। लेकिन उसके शरीर में जो ताकत और गति थी, वो सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा थी। उसे सोचना पड़ा, क्या उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव हुआ है? चैप्टर 204। अनुज, अमृता ने पुकारा, जिससे अन्ना गहरी सोच से बाहर आ गई। अन्ना ने ऊपर देखा और शांत स्वर में बोली, मैं बाद में लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट से किसी को कुछ ले आने को कह दूंगी। अमृता खिलखिलाकर हंस पड़ी। वाह! अन्ना ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। उसकी नजर अपनी नसों पर टिक गई, जो त्वचा के नीचे साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सतह के ठीक नीचे एक अपार पावर छुपी है, जो बाहर आने का इंतजार कर रही है। उसके दिमाग में इमेजेस कौंधने लगी, पोलारिस अकादमी में हुए अटैक की, भाड़े के सोल्जर्स का सामना, बुलेट्स से बचने का एहसास, परफेक्ट टाइमिंग और एक्यूरेसी, सब कुछ जैसे अनरियल लग रहा था। उस फाइट के दौरान उसकी स्पीड और पावर ने उसे खुद भी चौंका दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उसे इस बात की थी कि उसने उस वक्त अपनी किसी भी सुपरनैचुरल एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया था। यह पावर उसकी अलौकिक शक्तियों से नहीं आई थी। अनुज, याद रखना, तुम अलग हो। उसके दादाजी की आवाज कानों में गूंज उठी। अन्ना का चेहरा गहराता चला गया। वह फिर से सोच में डूब गई। एक प्राइवेट क्लब में आर्यन पूल टेबल पर झुका हुआ था। उसका ध्यान सफेद बॉल पर था। उसने क्यू स्टिक संभाला और बॉल सीधे पॉकेट में डाल दी। अरे आर्यन, सुना है तुम्हारी वाइफ अमृता भी आर्मी में भर्ती हो गई है, नकुल ने कहा, अपने क्यू स्टिक पर टिकते हुए, हालांकि उसका बैलेंस डगमगा रहा था। आर्यन ने ऊपर देखा तक नहीं। अगला शॉट लगाते हुए बस ठंडे अंदाज में पूछा, तुमने कहाँ से सुना? नकुल ने कंधे उचकाए। जिन लोगों को मैंने अमृता पर नजर रखने भेजा था, वो अब उसे ढूंढ नहीं पा रहे। अन्ना और उसका पूरा ग्रुप भी गायब है। लगता है अन्ना आर्मी में भर्ती हो गई है और बाकी सब उसके पीछे चले गए हैं। आर्यन का ध्यान अब भी अपने शॉट पर था। उसकी पलकें झुकी थी और छाया उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका परफेक्ट
शार्प चेहरा देखकर नकुल मन ही मन सोचने लगा, गुड है कि मैं स्ट्रेट हूं, वरना इस पर तो फिदा हो जाता। तुम्हें पता नहीं था? नकुल ने दोबारा पूछा। आर्यन ने शॉट खत्म किया, फिर सीधा खड़ा हो गया और क्यूस्टिक साइड में रख दी। करण तुरंत रुमाल लेकर आया और उसके माथे का पसीना पोंछने लगा। आर्यन ने वह कपड़ा उसकी तरफ फेंका और ठंडी आवाज में बोला, बिल्कुल पता है। नकुल चौंक गया। तो तुम्हें पता था, फिर भी नाटक कर रहे थे? आर्यन ने उसे ऐसी नजर से देखा कि नकुल की हिम्मत ही जवाब दे गई, लेकिन रुको, तुम्हें अपनी वाइफ के आर्मी में भर्ती होने की चिंता नहीं है? आर्यन के होंठों पर हल्की स्माइल आई। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें गर्व साफ झलक रहा था। मुझे उस पर भरोसा है। नकुल चुप हो गया। आर्यन कुर्सी पर बैठ गया। उसकी हर हरकत में रॉयल्टी और कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। नकुल बड़बड़ाया, अनिकेत ने कभी मुझसे कहा था कि अमृता को एक इनविटेशन दूं, पर उसने साफ मना कर दिया था। अब वो अन्ना के पीछे क्यों भाग रही है? आर्यन ने बिना घबराए जवाब दिया, क्या ये साफ नहीं है? साफ, नकुल ने भौहें चढ़ाई। आर्यन हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि तुम मेरी वाइफ जितने अच्छे नहीं हो। नकुल के हाथ गुस्से से कांपने लगे। धत्त तेरी! अगर मैं इसे फाइट में हरा पाता तो अभी हरा देता। जैसे आर्यन ने उसका मन पढ़ लिया हो, वह और गहराई से मुस्कराया। वे रायगढ़ की स्पेशल आर्मी में शामिल हुए हैं, उसने वाइन का घूंट भरते हुए कहा। और हाल ही में उन्होंने स्काई बाउंड ग्रुप के साथ अलायंस किया है। नकुल की आंखें फैल गईं। ड्रैगन फैंग? आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। और कबीर? नकुल ने पूछा। उसकी स्किल तो किसी भी टॉप आर्मी के लिए परफेक्ट है। आर्यन ने समझाया। अनिकेत ने उसे इनवाइट किया था, लेकिन उसका बॉस उसे छोड़ना नहीं चाहता। फिलहाल मामला पेंडिंग है। नकुल कुर्सी पर धंस गया और आर्यन को देखने लगा। तुम्हें सच में अन्ना की चिंता नहीं है? अगर कुछ हो गया तो? इतनी जल्दी विधुर बनने से डर नहीं लगता? आर्यन ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने नकुल की कुर्सी पर किक मारी और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन! नकुल अपनी कमर पकड़कर चिल्लाया। क्या तुमने इंसानियत खो दी है? आर्यन का टोन बिल्कुल ठंडा था। क्या मैं इनह्यूमन लग रहा हूं? नकुल तुरंत पीछे हट गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सोचने लगा, तो यही फीलिंग है जब कोई अपनी वाइफ को अपनी दुनिया मानकर फ्रेंड्स को इग्नोर कर देता है। आर्यन ने धीरे से कहा, मेरी वाइफ मेरी निगरानी में है। और हाँ, मेरा डायरेक्ट रिश्ता ड्रैगन फैंग से है। जब चाहो उससे मिल सकता हूं। नकुल धीरे से बुदबुदाया। दत्त सिंह फैमिली के हर मेंबर से डील करना नामुमकिन है। चैप्टर 205। नकुल कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसके चेहरे पर उदासी की हल्की झलक थी। सच कहूं तो, उसने आह भरते हुए कहा, मैंने सोचा भी नहीं था। अन्ना, असल में टीम ड्रैगन फैंग में स्पेशली भर्ती हो रही है। नकुल को पोलारिस अकादमी पर हुए अटैक की थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि अन्ना ही उस जवाबी अटैक की लीडर थी। पॉलिटिक्स और मिलिट्री का रिश्ता शायद ही कभी आपस में जुड़ता था, इसलिए उसके पास कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यहाँ तक कि उस लड़ाई का निगरानी फुटेज भी उसके हाथ नहीं लगा, जिसमें अन्ना की असली कैपेसिटी झलकती। उसके लिए अन्ना का आर्मी ज्वाइन करना थोड़ा अजीब था। मगर अमृता का आर्मी में जाना कोई सरप्राइज नहीं था, वह पहले से ही आर्मी के रडार पर थी। आर्यन ने अपने हाथ में पकड़े रेड वाइन के गिलास को हल्के से घुमाया। लाल तरल का एक छोटा भंवर बन गया। उसकी आंखें नरम पड़ गईं। वो योद्धा बनने के लिए ही पैदा हुई थी, उसने कहा।
पहली नजर में ही उसे एहसास हो गया था। कुछ लोग महानता के लिए ही पैदा होते हैं और अन्ना उन्हीं में से थी। जंग का मैदान ही उसका असली घर था, वह जगह जहां उसकी टैलेंट पूरी तरह चमक सकती थी। आर्यन के लिए उसकी चमक निर्विवाद थी और वह दृढ़ था कि उसे और निखरे और उसकी क्षमताएं और आगे बढ़े। यह उसके लिए भी एक यूनिक अचीवमेंट था, उसकी पावर को पोषित करना और उसे फलते फूलते देखना। ड्रैगन फैंग बेस पर अगले दिन वादे के मुताबिक अन्ना का तैयार किया हुआ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफिशियली शुरू हुआ। नॉर्मल सोल्जर्स से अलग स्पेशल फोर्सेस को हाई लेवल डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस चाहिए। यह ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं थी, बल्कि हर मेंबर की स्पेशल स्किल्स को परफेक्ट बनाने पर थी। अन्ना ने पूरी रात जागकर हर रंगरूट के लिए पर्सनल ट्रेनिंग प्लान बनाया था, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखकर। जब रंगरूटों को उनकी ट्रेनिंग लिस्ट मिली तो सब एक दूसरे को देखकर चौंक गए। फिर सबकी नजरें वापस अन्ना पर टिक गईं। आज से मैं भी आप सबके साथ ट्रेनिंग करूंगी, अन्ना ने सख्त आवाज में कहा। आपको 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा, एक एक्सपीरियंस्ड और दूसरा न्यू। 1 महीने बाद मैं रिजल्ट चेक करूंगी। जो लोग स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचेंगे। वह ठहर गई, उसकी तेज नजर सब पर घूम गई। उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। रंगरूटों को अचानक जोश की एक लहर ने भर दिया। सब सीधे खड़े हो गए, मुट्ठियां भींची और एक साथ चिल्लाए। समझ गए। और उसी पल से असली ट्रेनिंग शुरू हो गई। लुकास, जो टेक्निकल सोल्जर था, उसे शारीरिक अभ्यास से नफरत थी। बुनियादी एक्सरसाइज तक उसके लिए मुश्किल थी। लेकिन अन्ना ने उसके लिए ऐसा प्लान बनाया जो टफ भी था और उसकी लिमिट्स के अंदर भी। समय के साथ पुराने सोल्जर्स ने नए रंगरूटों को अलग नजर से देखना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह टीम भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट से भरी है। अमृता और लुकास ने तो वैसे ही कई देशों का ध्यान अपनी स्किल्स से खींचा था। यह जानकर पुराने सोल्जर्स पछताने लगे, काश वे पहले उन्हें कम आंकने की गलती न करते। रवि और सोनू उतने टैलेंटेड तो नहीं थे, लेकिन हार्ड ट्रेनिंग के दौरान धीरे धीरे उन्होंने भी अपनी कमजोरी से छुटकारा पा लिया। सोनू की सोलो फाइट करने और दुश्मन की बुलेट्स फेस करने की कैपेबिलिटी अब टीम की बड़ी ताकत बनती जा रही थी। वहीं रवि की तुरंत स्ट्रैटेजी बनाने की स्किल लगातार निखर रही थी। जहां तक अन्ना की बात है, उसकी एबिलिटीज देखकर सब हैरान थे। उसकी शूटिंग स्किल्स, बेहतरीन स्ट्रैटेजिक सोच और मिलिट्री नॉलेज, ऐसी चीज उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। 2 किलोमीटर वजन के साथ आज का आखिरी ट्रेनिंग ड्रिल यही है, अन्ना ने घोषणा की। इसे पूरा करो और तुम्हारा दिन खत्म। लेकिन जो सबसे आखिर में फिनिश लाइन पार करेगा, वो सबके कपड़े धोएगा। यस कमांडर, सबने मिलकर चिल्लाया। जैसे ही रन शुरू हुआ, अन्ना थोड़ी देर रुकी और फिर खुद भी शामिल हो गई। सबसे पीछे से शुरू करने के बावजूद उसने जल्दी ही सबको पीछे छोड़ दिया और आगे पहुंच गई। पीछे लुकास और रवि रह गए। खासकर लुकास, उसके लिए स्पीड पकड़ना बेहद मुश्किल हो रहा था। उसकी सुस्त लाइफस्टाइल ने उसे ऐसी शारीरिक जरूरतों के लिए तैयार नहीं किया था। सबसे आगे नंदिकेश और सोनू थे। नंदिकेश ने मुस्कुराकर कहा, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। सोनू ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम तो उससे भी ज्यादा कम आंक रहे हो। हालांकि यह कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, लेकिन हल्की सी दोस्ताना कंपटीशन से कोई नुकसान नहीं था। जैसे ही नंदिकेश ने और स्पीड लगाई, उसकी स्माइल गायब हो गई और वह तेजी से आगे निकल गया। सोनू भी पीछे छूटने को तैयार नहीं था। उनकी यह रेस बाकी टीम पर भी असर डाल रही थी। सबके अंदर कंपटीशन की आग भड़क गई। हर कोई लीडर्स के बराबर दौड़ने की कोशिश कर रहा था। और ऐसे ही टीम का हौसला जंगल की आग की तरह फैलता गया। चैप्टर 206। अन्ना ने देखा कि लुकास पीछे रह रहा है
तो उसने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर ली और उसके बराबर दौड़ने लगी। ठीक हो ना? उसने नॉर्मल टोन में पूछा। लुकास हाफते बोला, मुझे लगता है हाँ। अन्ना ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, अगर तुम सबसे पीछे आए ना तो मैं तुम्हारा कंप्यूटर जब्त कर लूंगी। लुकास कुछ समझ पाता उससे पहले ही अन्ना अचानक स्पीड पकड़कर आगे निकल गई। वो हैरान रह गया। क्या उसने सच में कहा कि मेरा कंप्यूटर ले लेगी? जैसे ही अन्ना आगे बढ़ी, बाकी सारे मेंबर को लगा जैसे हवा का तेज झोंका उनके पास से गुजरा हो। ये क्या था? अभी अभी हमारे पास से क्या निकल गया? सबके मन में सवाल उठे। क्या वो लुकास था? नंदिकेश ने हैरानी से कहा। उसने कहीं ड्रग्स वगैरह तो नहीं लिया? अन्ना की काम आवाज ने सबकी बातें काट दी। रिलैक्स, थोड़ी देर में थक जाएगा। नंदिकेश चौंका जब उसने देखा कि अन्ना उसके बिल्कुल पास है। उसकी आंखें कुछ पल तक उस पर ही टिक गईं। उसकी रनिंग स्टाइल परफेक्ट थी, सांसें बराबर, कदम स्मूथ। उसकी नजरें बिल्कुल सामने, शार्प और फोकस्ड। चेहरा भले ही और ब्यूटीफुल था, लेकिन एटीट्यूड में वो बिल्कुल भी 16 साल की यंग लड़की नहीं लग रही थी। जब अन्ना बात करती तो उसके शब्दों में पावर झलकती। हर कमांड क्लियर और कॉन्फिडेंट होती। स्ट्रैटेजी से लेकर एक्शन तक सब में उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग दिखती थी। ये थोड़ा डराने वाला जरूर था, लेकिन उतना ही इंस्पायरिंग भी। अन्ना के पास कोई ऐसी स्पेशल शक्ति नहीं थी जो मैजिकल लगे, लेकिन उसके बैलेंस्ड और कंप्लीट स्किल्स ने उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया था। टीम के लिए वो एक ऐसी फोर्स बन गई थी जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। शुरुआत में जो सीनियर सैनिक उसके बारे में डाउट करते थे, अब वही धीरे धीरे रिस्पेक्ट और एडमायरेशन दिखाने लगे। और ये रिस्पेक्ट किसी डर से नहीं, बल्कि उसकी एबिलिटी देखकर खुद ब खुद पैदा हुआ। सिर्फ कुछ ही दिनों में अन्ना ने सबको साबित कर दिया कि वो कितनी स्ट्रांग और केपेबल है। अन्ना के माथे से पसीना बहकर गाल तक आ गया। नंदिकेश की नजरें अनजाने में उस चमकती लकीर को फॉलो करने लगी, जब तक कि वो उसकी गर्दन तक नहीं पहुंची। वो तुरंत नजरें हटाना चाहता था, लेकिन नजर बार बार अन्ना की ओर खिंच जाती, उसके शार्प लेकिन रिजर्व्ड चेहरे पर। उसके दिल में एक अजीब सा सस्पेशन पैदा होने लगा। तभी अन्ना की कॉम आवाज ने उसके थोटस तोड़े। अगर तुम ऐसे ही घूरते रहोगे तो मुझे लगने लगेगा कि तुम्हें कोई वीर्ड शौक है। नंदिकेश ने अपनी सिचुएशन संभालते हुए स्मार्ट किया। कमांडर यार्डली, आप ज्यादा सोच रही हो, उसने कहा। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, लेकिन मेरे पास एक सवाल है। पास आकर पूछो, जवाब दूंगी, अन्ना ने बिना उसकी ओर देखे कहा, और एक स्ट्रांग पुश से आगे निकल गई। नंदिकेश ने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए उसका पीछा किया। ट्रेनिंग के अंत तक लुकास सबसे पीछे रह गया। उसकी एनर्जी थोड़ी देर ही चली, स्टेमिना साथ नहीं दे पाया। शुरुआत में अन्ना आगे थी, लेकिन आखिर में उसने जानबूझकर स्पीड स्लो कर दी और नंदिकेश को आगे निकलने दिया। लेकिन नंदिकेश ने वो सवाल नहीं पूछा जो उसके मन में था। शाम को शूटिंग रंगे पर अन्ना अकेली प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी ग्रिप और स्पोर्ट्स शूटिंग इतनी परफेक्ट थी कि देखने वाला हर कोई इम्प्रेस हो जाता। नंदिकेश खुद को रोक न पाया और पास वाले स्टेशन पर जाकर शूटिंग करने लगा, लेकिन उसकी नजरें बार बार अन्ना की ओर जातीं। अन्ना ने अपनी गन होल्स्टर में रखी और मुड़ी। कुछ चाहिए? उसने पूछा। नंदिकेश ने हंसते हुए कहा, आज वेट ट्रेनिंग में मैंने तुम्हें हरा दिया। अन्ना हल्का मुस्कुराई और कपड़े से धूल झाड़ते हुए बोली, हाँ, तुम जीत गए। मैं मानती हूँ। नंदिकेश को पता था कि उसने जानबूझकर जीतने दिया, लेकिन जीत तो जीत होती है। और अब उसके पास अपना सवाल पूछने का मौका था। बिना देर किए उसने पूछा, मैं जो पूछना चाहता हूँ वो ये है, तुम मेल हो या फीमेल? सवाल सुनकर अन्ना कुछ पल के लिए चौंकी।
फिर उसकी आंखें धीरे से ऊपर उठीं और नंदिकेश की आंखों से मिली। वो हल्का सा मुस्कुराई। गैस करो। इतना कहकर वो मुड़ी और वहां से चली गई। नंदिकेश झुंझलाते हुए चिल्लाया, कमांडर यार्डली, ये चीटिंग है। अन्ना ने पीछे मुड़कर आंखों में शरारत भरी नजर डाली और बोली, मैंने कहा था तुम पूछ सकते हो, लेकिन ये नहीं कहा था कि जवाब दूंगी। और वो अंधेरे में गायब हो गई। नंदिकेश वहीं खड़ा रह गया, फ्रस्ट्रेटेड, क्यूरियस और थोड़ा एंटरटेनड भी। अगले दिन दोनों टीमों की प्रैक्टिस में नंदिकेश और भी चार्ज दिखा। उसने फुल पावर लगाई और चंद मिनटों में रवि को जमीन पर गिरा दिया। चैप्टर 207। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझसे दूर रहो। अगर तुम और पास आए तो मैं हेल्प के लिए चिल्लाऊंगा। रवि की बात पूरी होने से पहले ही नंदिकेश ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली और उसकी आवाज वहीं रुक गई। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। नंदिकेश की आवाज धीमी और सीरियस थी, क्या कमांडर यार्डली एक औरत है? रवि की आंखों में शरारत चमकी। क्या उसे पता नहीं कि बॉस एक औरत है? नंदिकेश से पहले जो बुरा बर्ताव हुआ था उसका बदला लेने का मौका पाकर उसने झूठ बोलने का फैसला किया। तुम क्या कह रहे हो? बॉस एक जिद्दी आदमी है। वो औरत कैसे हो सकता है? क्या कोई औरत इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है? नंदिकेश थोड़ा हिचकिचाया। उसके मन में शक भरा हुआ था, लेकिन रवि की बातों से वह प्रभावित भी हो गया। क्या उसकी बात में कुछ सच्चाई हो सकती है? अगर बॉस सचमुच औरत होती तो कोई मतलब नहीं बनता, इस दुनिया में कोई मर्द नहीं बचता। या शायद बॉस अभी यंग है और उसके चेहरे पर मर्दाना फीचर्स अभी पूरी तरह से नहीं आए हैं। रवि को अंदाजा भी नहीं था कि उसके एक छोटे से झूठ ने नंदिकेश को पूरे 2 साल तक अपने ओरिएंटेशन पर शक करने पर मजबूर कर दिया। दुबे मशीनरीज के बेस पर राजवीर एक टेबल पर खड़ा था। उसके हाथ में 2 फोटो थी और वो उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसकी तेज बर्फ जैसी नीली आंखें किसी ब्लेड की तरह चमक रही थी। उनमें रहस्य और खतरे की झलक थी। दोनों फोटो एक ही इंसान की थीं, लेकिन उनका इंप्रेशन बिल्कुल अलग था। पहली फोटो में एक यंग लड़की स्कूल यूनिफॉर्म, ब्लेजर और छोटी स्कर्ट पहने थी। उसके लंबे बाल कमर तक आते थे और उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म झलक रही थी। दूसरी फोटो में एक यंग लड़का अकादमी की यूनिफॉर्म में था। उसके छोटे कटे बाल, गहरी और सख्त नजरें एकदम अलग पिक्चर पेश कर रही थी। किसी और के लिए यह मानना आसान था कि ये 2 अलग-अलग लोग हैं, लेकिन राजवीर सच्चाई जानता था। दोनों फोटो उसी इंसान की थीं, वही जिसने उससे मुलाकात की थी, उसकी प्लानिंग बिगाड़ दी थी और उसके मिशन में अड़चन डाली थी। वह एक लड़की थी। उसकी पतली उंगली उसके माथे से होते हुए होठों के पास आकर ठहर गई। अन्ना यार्डली। यार्डली परिवार की सबसे बड़ी बेटी, रायगढ़ में अपनी मिलिट्री विरासत के लिए मशहूर। लेकिन उसके पुराने रिकॉर्ड में कोई खास जानकारी नहीं थी। कैप्टन ठाकुर, आधे महीने से रायगढ़ से सारी इंफॉर्मेशन कट गई है, युवान ने धीरे से कहा। वो पास के खंभे से टिककर खड़ा था, उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज खतरनाक लग रहा था। अन्ना बस गायब हो गई। राजवीर के होंठ हल्के से मुड़े। उसकी आंखों में शिकारी जैसी चमक आई। गायब? मुझे लगता है हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। लाइब्रेरी में हुई उनकी आखिरी मुलाकात याद करते हुए उसकी ठंडी नजरें और गहरी हो गईं। वह लड़की एक जबरदस्त ओपोनेंट थी। पहली बार उसने उसे, एक ऐसे किलर को जिसने अनगिनत मौतें देखी थीं, भी डर का एहसास दिलाया था। और फिर वो आदमी था। राजवीर ने उसका चेहरा साफ नहीं देखा था, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट चीख-चीख कर उसे भागने को कह रही थी। अगर उसने तुरंत रिएक्ट न किया होता तो वो भी बाकियों के साथ मर गया होता।
कैप्टन राजवीर, हमारे गेस्ट आ गए हैं, भैरव ने कमरे में आकर कहा। उसके साथ एक आदमी था जिसने सूट पहना था और हाथ में ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था। वो आदमी राजवीर को देखते ही सन्न रह गया। जब बोला तो आवाज कांप रही थी, मिस्टर ठाकुर, कृपया बैठ जाइए, राजवीर ने शांत स्वर में कहा, होंठों पर हल्की ठंडी मुस्कान के साथ। वो आदमी बैठ गया, लेकिन उसकी नजर टेबल पर रखी 2 फोटो पर चली गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, फोटो राख में बदल गई। माहौल इतना साइलेंट और डरावना हो गया कि उसकी रूह कांप उठी। उसने अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश की। मुझे सोल्मेनिया देश की तरफ से पितर परिवार के ऑर्डर पर आपके पास भेजा गया है, एक खास बिजनेस प्रपोजल के लिए, मिस्टर ठाकुर। दूसरी ओर अन्ना अनिकेत के सामने खड़ी थी। उसकी नजरें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से भरी थी। अनिकेत ने उसकी नजर का दबाव महसूस किया। एक पल के लिए वो मान ही गया था, लेकिन फिर सोचा और गहरी भौहें सिकोड़ ली। तो तुम कहना चाहती हो कि ड्रैगन फैंग ने सरकार से पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया है और अब वो बिना किसी निगरानी के इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही हैं? बिल्कुल सही। अन्ना सीधी खड़ी थी, दोनों हाथ पीछे बांधकर, एक सच्चे सोल्जर की तरह। ड्रैगन फैंग को एक स्पेशल यूनिट के तौर पर बनाया गया था, अन्ना ने सीरियस टोन में कहा। हर मेंबर की अपनी खास एक्सपर्टीज थी। अब उन्हें असली वॉर एक्सपीरियंस, टीम कोऑर्डिनेशन और स्पेशल मिशंस की जरूरत है। अन्ना की आवाज मजबूत थी। उसने अनिकेत की आंखों में देखते हुए कहा, एक असली दुश्मन अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब होता है। अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ रायगढ़ तक ही है, तो मुझे कहना पड़ेगा, मैं डिसअपॉइंटेड हूं। अनिकेत कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ड्रैगन फैंग का अस्तित्व पूरे ब्लू स्टार से जुड़ा है। अन्ना ने बिना समय गवाए कहा, तो मेरा पहला डिमांड है, सारे सीसीटीवी कैमरे हटा दो। मुझे पूरी तरह इंडिपेंडेंट मिलिट्री प्राइवेसी चाहिए। चैप्टर 208। दूसरी बात, मैं ड्रैगन फैंग से जुड़े हर मामले की लीडर रहूंगी। किसी भी सिस्टम या अथॉरिटी से मुझे कोई रोक-टोक नहीं होगी। और मुझे किसी भी समय नई टीम के मेंबर्स रिक्रूट करने की फ्रीडम होगी, अन्ना ने सख्ती से कहा। तीसरी बात, ड्रैगन फैंग पूरी दुनिया में काम करेगा और उसकी सारी एक्टिविटीज पूरी तरह सीक्रेट रहेंगी। अन्ना की ये मांगे सुनकर अनिकेत कुछ पल चुप रहा। उसने ध्यान से उसे देखा और फिर गहरी आवाज में बोला, अन्ना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ थोड़ी ज्यादा डिमांड कर रही हो? अन्ना जरा भी नहीं डरी। उसने अनिकेत की नजरों का सामना करते हुए शांति से जवाब दिया, कोई भी स्ट्रॉन्ग टीम कभी किसी और की निगरानी में ट्रेन नहीं होती। असली गेम चेंजर हमेशा अनएक्सपेक्टेड और मिस्टीरियस होता है। उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आई और उसने जानबूझकर कहा, रहस्य, अज्ञात, यही डर की जड़ है। क्या आप सहमत नहीं हैं, जनरल मिश्रा? अनिकेत की भौहें तन गईं। साफ था कि अन्ना की बातों ने उसे अंदर तक छू लिया था। हालांकि वो तुरंत मानने को तैयार नहीं था, पर उसका तर्क सही था। फिर भी उसके मन में शंका बाकी थी। लेकिन अन्ना, एक बात समझ लो, अनिकेत ने गंभीर स्वर में कहा, एक बार जब तुम रायगढ़ की निगरानी से बाहर जाओगी, तो तुम्हारे सारे इक्विपमेंट्स पर रोक लगा दी जाएगी। मैं तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता हूं और जरूरत पड़ने पर रिसोर्सेज भी मुहैया कराऊंगा, लेकिन टॉप ऑफिशियल्स किसी भी आर्म्स सोर्स को रोक देंगे। वो रुका और बोला, और अगर तुम्हारे कामों से रायगढ़ को कोई परेशानी हुई, तो? अब अनिकेत का स्वर पहले की तरह इनकार वाला नहीं रहा, बल्कि उसमें चिंता थी। दोनों अब आने वाली चुनौतियों पर गहरी चर्चा में लग गए। अन्ना ने बिना हिचके जवाब दिया, जो टीम अपने दम पर खड़ी नहीं हो सकती, वो शुरू से ही हार चुकी होती है। और रही बात परेशानी की, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये रायगढ़ की सेनाएं हैं।
अगर कोई जान ही नहीं पाया तो परेशानी कैसी? अनिकेत अब उसे गौर से देख रहा था। 16 साल की वो लड़की जो एक मैच्योर सैनिक की तरह खड़ी थी। जब उसने उसे पहली बार नोटिस किया था तब वो सिर्फ एक बच्ची थी, लेकिन अब उसमें उसकी उम्र से कहीं ज्यादा सॉलिडिटी और कॉन्फिडेंस झलक रहा था। उसके मन में सवाल आया, क्या अन्ना बरसों से सैनिक रही है या उसका कोई छिपा हुआ पास्ट है जिसके बारे में वह नहीं जानता? वो शांत, स्ट्रैटेजिक और अपनी चाहत के बारे में बिल्कुल क्लियर थी। अनिकेत अचानक हंस पड़ा। अन्ना, तुम्हें तो राजनीति में स्पीच देना चाहिए था। तुम्हारी बात सुनकर मुझे नहीं लगता कि वहां कोई भी पॉलिटिशियन तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत करता। अन्ना ने हल्की भौहें चढ़ाई और बोली, मुझे पब्लिक में बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनिकेत एक पल को सन्न रह गया, फिर बोला, मुझे ये सब अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना होगा। निगरानी हटा दी जाएगी, लेकिन बदले में तुम्हें टाइम पर फिटनेस रिपोर्ट और परफॉर्मेंस डिटेल देनी होगी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए जोड़ा, सपोर्ट टीम तुम्हारी हेल्थ पर नजर रखेगी और स्काईबाउंड ग्रुप के साथ मिलकर तुम्हारे लिए जरूरी इक्विपमेंट्स बनाएगी। अन्ना ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। ड्रैगन फैंग को अपनी पूरी कैपेसिटी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अनिकेत ने पूछा। एक पल सोचकर उसने जोड़ा, याद रखना, ब्लू स्टार मिलिट्री एकेडमी सिर्फ 18 साल और उससे ऊपर के कैंडिडेट्स को ही लेती है। उसे उम्मीद थी कि अन्ना एक दिन एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेगी। 1 साल, अन्ना ने बिना हिचके कहा। अनिकेत चौंक गया, इतना जल्दी? अन्ना शांत रही। उसके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी। अनिकेत जानता था कि उसका प्लान मुश्किल होगा, लेकिन उसकी लॉजिक इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसे मानना पड़ा। अन्ना ने सलामी दी और बाहर निकलते वक्त मुस्कुराकर बोली, क्या आपको पता है मैं आपकी लगातार निगरानी से कब से परेशान हूँ? ये कहकर वो बिना पीछे देखे चली गई। अनिकेत उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी सख्त छवि कुछ पल के लिए हिल गई। एक जनरल जिसकी आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स भी तारीफ करते थे, आज एक टीनेज लड़की से हार गया था। और अजीब बात ये थी कि उसे इस हार से कोई तकलीफ नहीं हुई। असल में वो खुद भी ड्रैगन फैंग की रफ्तार देखकर हैरान था। सिर्फ 1 महीने में ही उनका ट्रेनिंग सिस्टम मजबूत हो चुका था। अनिकेत के ऑफिस से निकलकर अन्ना सीधे बेस की तरफ गई। उसे पूरा भरोसा था कि अनिकेत उसे जवाब जरूर देगा। अन्ना जानती थी कि असली फैसला सिर्फ रायगढ़ का सुप्रीम ऑफिशियल ही करेगा। उसकी महत्वाकांक्षा साधारण नहीं थी। वो पूरे ब्लू स्टार पर विजय पाना चाहती थी और दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री यूनिट बनाना चाहती थी। यही उसका असली फोकस था। उसने अपनी कलाई पर बंधे सिल्वर ब्रेसलेट की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए अलगसी झलक आई। उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में अब बेचैनी थी। रायगढ़ के सेंटर में बने हाई सिक्योरिटी पैलेस के अंदर एक टेलीफोन जोर से बजा। मिस्टर अय्यर, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट के जनरल मिश्रा का कॉल है, पास खड़े सैनिक ने जानकारी दी। चैप्टर 209। फर्श से छत तक बनी बड़ी खिड़की के पास खड़ा एक आदमी धीरे से मुड़ा। 50 साल की उम्र पार कर लेने के बावजूद वह एक जिंदा दिल इंसान था। उसके करीने से कंघी किए हुए काले बाल और भरा हुआ शरीर उसे दयालुता से भरा हुआ अधिकार का एहसास दे रहे थे। जवाब दो, उसने आदेश दिया। जी सर। सेक्रेटरी ने एक बटन दबाया और सामने एक 3D प्रोजेक्शन चमक उठा, जिसमें दूसरी ओर अनिकेत बैठा नजर आया। हेलो मिस्टर अय्यर, अनिकेत ने अभिवादन किया। उच्च अधिकारी मिस्टर अय्यर ने एक हल्की मुस्कान दी। जनरल मिश्रा, काफी समय हो गया है। 28 मिनट बीत चुके थे जब अन्ना बेस पर पहुंची। उसने अपनी घड़ी देखी। उसे उम्मीद थी कि अनिकेत उसे निराश नहीं करेगा। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, उसका फोन बज उठा। कॉल उठाते ही अनिकेत की आवाज आई। अन्ना,
उच्च अधिकारियों ने सब कुछ मंजूर कर लिया है। अब से ड्रैगन फैंग पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी भी सरकारी अधिकार या रोकटोक से बाहर। सभी कर्मचारियों की जानकारी और उनकी गतिविधियां अब लेवल सीक्रेसी में रहेंगी। वह आगे बोला, लेकिन तुम्हें मुख्यालय से लगातार कांटेक्ट बनाए रखना होगा, रायगढ़ के आदेशों के लिए तैयार रहना होगा, और जब भी तुम मिशन पर न हो, अपनी पहचान पूरी तरह छुपाकर रखनी होगी। अन्ना बेस के दरवाजे पर ही रुक गई। उसके होंठों पर संतोष भरी मुस्कान उभर आई। ठीक है। कॉल कट करते ही उसने बेस के अंदर से गनफायर की आवाज सुनी। जैसे ही ड्रैगन फैंग ने दुनिया की ओर अपने कदम बढ़ाए, अन्ना सोचने लगी, ये कैसी लहरें उठाएंगे। इस ख्याल ने उसकी रगों में रोमांच भर दिया। उधर अनिकेत अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसे अचानक बेचैनी महसूस हुई। मिस्टर आयर इतनी आसानी से क्यों मान गए? मैं तो बहस की उम्मीद कर रहा था। क्या अन्ना ने पहले ही सिस्टम हैक कर लिया? मिस्टर अय्यर की सेक्रेटरी ने हिम्मत करके पूछा, आपने प्रपोजल इतनी जल्दी क्यों मान लिया? अय्यर हंस पड़ा और अपने गोल्फ प्रैक्टिस से एक बॉल हवा में उछाली। क्योंकि मेरे भतीजे ने अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे फोन किया था। मिस्टर सिंह, सेक्रेटरी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ। जब वह उस पर इतना भरोसा करता है तो मैं क्यों न करूं? अय्यर की मुस्कान गहरी हो गई। और वो लड़की अब भी मेरी पोती है। सेक्रेटरी को अब समझ आया, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, बल्कि पर्सनल भी था। इस बीच सिंह हवेली में अफरातफरी मच गई। हम क्या करें हब्बी? हमारी बहू आर्मी में भर्ती हो गई है। अगर उसे कुछ हो गया तो हमारा बेटा बिल्कुल अकेला रह जाएगा। कल्याणी रोते धोते इधर-उधर टहल रही थी। विक्रम बेफिक्र अपने दस्तावेजों में व्यस्त रहा। हब्बी, कुछ तो बोलो, कल्याणी ने लगभग रोते हुए कहा। अगर हमारा बेटा मेरी बात नहीं मानेगा तो कम से कम तुम्हें तो मानना चाहिए। विक्रम ने आह भरते हुए अपनी कनपटियां दबाईं। क्या तुम हमेशा से ये नहीं चाहती थी कि हमारा बेटा आर्मी में जाए? अब वो नहीं गया तो क्या ये सही नहीं कि उसकी जगह तुम्हारी बहू ने जिम्मेदारी ले ली है? असल में विक्रम को थोड़ी नाराजगी भी थी कि उसकी पत्नी अन्ना से मिल चुकी थी जबकि वह अब तक नहीं मिला। उसे सिर्फ अन्ना की तारीफें ही सुनने को मिलती। कल्याणी ने गुस्से से उसे घूरा। ये अलग बात है। अगर बेटा खो दो तो दूसरा हो सकता है, लेकिन अगर बहू खो दी तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। विक्रम चुप हो गया, फिर हंसते हुए बोला और उसे पास खींच लिया। तुम सही कहती हो। चलो एक और बच्चा पैदा करते हैं। कल्याणी हाँफ गई। अरे, तुम तो बूढ़े हो गए हो। अगली सुबह कल्याणी बिस्तर से उठते ही अपने बेटे को कॉल करने लगी। आर्यन उस नए सिस्टम को टेस्ट कर रहा था जिसे अन्ना ने उसे बनाने को कहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखे बिना कॉल उठाया। माँ, आर्यन ने अनमने ढंग से कहा। उसकी आंखें अब भी कंप्यूटर स्क्रीन पर दौड़ते वैल्यूज और इमेजेस पर टिकी थीं। मेरी प्यारी अन्ना कैसी है? ठीक है, आर्यन ने उसी अंदाज में जवाब दिया। ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम अकेले पड़ जाओगे। और मैं अपने पूर्वजों को ये कैसे समझाऊंगी? आर्यन का चेहरा गुस्से से कस गया। उसने उसे बीच में ही टोक दिया। माँ, क्या तुम हाल ही में नकुल के साथ ज्यादा समय बिता रही हो? ना, नहीं, कल्याणी ने थोड़े बचाव वाले लहजे में कहा। आर्यन ने झुंझलाकर सांस छोड़ी और होंठ काटे। माँ, अपने फोन के ऊपर दाएं कोने में बटन दबाओ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कल्याणी की आंखें चमक उठीं। कोई सरप्राइज? क्या है बेटा? उसने उत्सुकता से पूछा। चैप्टर 210। आर्यन ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की।
पापा, आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि मम्मी इन दिनों एक खास आदमी के साथ इतना टाइम बिता रही हैं? तुरंत ही कल्याणी के फोन की आवाज तेज हो गई, इतनी तेज कि पूरे कमरे में गूंज उठी। काफी समझाने और रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार आर्यन ने फोन रख दिया और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी मम्मी को हमेशा की तरह आसानी से बेवकूफ बना दिया गया था। उसकी अन्ना के उलट, जिसे कभी इतनी आसानी से मना पाना मुमकिन नहीं था, उसे मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आर्यन धीरे से हंसा और फिर दूसरा नंबर डायल करने से पहले थोड़ी देर फोन से खेलता रहा। आर्यन, अन्ना की आवाज सुनाई दी, हमेशा की तरह ठंडी और अलग थलग। लेकिन उसे सुनते ही आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अन्ना, काफी टाइम हो गया, क्या तुम्हें मेरी याद आई? बीप बीप बीप। लाइन कट गई। अन्ना ने बिना हिचकिचाहट कॉल काट दी। उसके पास आर्यन की बकवास सुनने का टाइम नहीं था। आर्यन ने फिर से बिना रुके कॉल मिलाया। पहले तो अन्ना कॉल इग्नोर करने वाली थी, लेकिन फिर सोचा शायद कोई जरूरी बात हो। उसने मन मारकर उठाया। इस बार उसका स्वर और ज्यादा तीखा था। जो कहना है जल्दी कहो। आर्यन ने हल्का सा गला साफ किया और सीरियस होकर बोला, आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए कहा था वो पूरा हो गया है। आप इसे देखने कब आ रही हो? अन्ना थोड़ी सरप्राइज थी। उसने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उसका स्वर थोड़ा नरम पड़ा। मैं कल आऊंगी। आर्यन की उंगलियां उसकी जांघ पर लय में थिरकने लगी और आवाज में हल्का सा एंटरटेनमेंट झलक आया। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही लाइन फिर से कट गई। अन्ना ने बिना सोचे समझे फोन एक तरफ फेंक दिया और ध्यान फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड पर भिड़ती दो टीमों पर चला गया। बिखरी हुई रुकावटें के बीच दोनों टीमें जबरदस्त टकराव में उलझी थीं। अमृता की मौजूदगी ही अनुभवी सैनिकों को असहाय बना रही थी। एक एक करके जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्हें खदेड़ दिया गया। उन्हें साफ था अमृता को खत्म करना ही एकमात्र उपाय था, लेकिन वे कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। रवि और सोन की टीम वर्क इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने गनफायर की एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे दुश्मन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। रवि सही टैक्टिकल ऑर्डर्स दे रहा था और सोनू ताबड़तोड़ फायर कर रहा था। दोनों के बीच तालमेल इतना परफेक्ट था कि लग रहा था जैसे ट्विंस बिना बोले समझ रहे हों। एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स दंग रह गए। उन्हें असली मायने समझ आए, नई लहरें पुरानी लहरों की जगह ले ही लेती हैं। थोड़ा सोचकर नंदकेश ने रणनीति बदली। उसने दो लोगों को डायवर्जन के लिए भेजा और खुद तेजी से रुकावटें पार करता हुआ आगे बढ़ा। उसने अमृता की इंफ्रारेड साइट का कोना ध्यान से नापा और छिपने की सही जगह चुन ली। फिर सही मौका देखकर उसने निर्णायक वार किया और अमृता को खत्म कर दिया। अन्ना ने हल्की मुस्कान दी। जैसा उसने सोचा था, नए रंगरूट अनुभवी सैनिकों पर भारी पड़े। असल जंग में अमृता इतनी आसानी से नहीं गिरती। अगर स्नाइपर जिंदा हो तो दुश्मन के पास आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं होता। लेकिन एक्सरसाइज का मकसद पूरा हो गया था। दोनों टीमें अब एक दूसरे की ताकत का रिस्पेक्ट करने लगी थी। बॉस, असली वार ट्रेनिंग मिशन पूरा हो गया है। सारे टीम मेंबर्स अन्ना के सामने खड़े हो गए। उनकी आवाज में गर्व और एनर्जी थी। सोनू ने उसे बॉस कहना शुरू किया था और अब सब वही कह रहे थे। ये नाम उन्हें और करीब ला रहा था। शाबाश, अन्ना ने दृढ़ स्वर में कहा और सबको देखा। याद रखो, तुम्हारे पास यहाँ बेस पर सिर्फ 1 महीना बचा है। 1 महीना? नंदकेश ने भौहें चढ़ाई। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? अन्ना के होठों पर हल्की मुस्कान आई, आंखों में रहस्य की चमक थी। समय आने पर पता चल जाएगा। नंदकेश की आंखें चमक उठीं और दिल जोरों से धड़कने लगा।
अन्ना अक्सर मुस्कुराती नहीं थी। वो ज्यादातर ठंडी और अलग रहती थी। लेकिन जब मुस्कुराती तो असर दिल दहला देने वाला होता। उसका ये कॉन्ट्रास्ट ठंडी शख्सियत और कभी कभार की शानदार मुस्कान एक ऐसा मैस्कुलिन चार्म आकर्षण पैदा कर देता था कि लड़का हो या लड़की, हर कोई इम्पैक्ट हो जाता। अपने आप में हैंडसम नंदिकेश भी उसमें खो गया। उसका खुरदुरा चेहरा और आत्मविश्वासी आंखें उसे देती थी, लेकिन अन्ना का आकर्षण बिल्कुल अलग था। पहले नंदिकेश अन्ना जैसे लड़के को सिर्फ स्टाइलिश प्रिटी बॉय समझकर इग्नोर कर देता। अब उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, धत्तेरे की, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। और ये एहसास सिर्फ नंदिकेश को नहीं हुआ, अनूप, सुरेश और बाकी सबको भी यही लग रहा था। वे आपस में हंसी मजाक करने लगे। क्या बॉस को कभी मिशन में हनी ट्रैप स्ट्रेटेजी यूज करने की इजाजत देंगे? चैप्टर 211। इतने हैंडसम युवक को अपना लीडर बनाने का ख्याल ग्रुप ने कभी किया ही नहीं था। अब भी सबके मन में यही शंका थी कि कहीं उनका बॉस गलत शरीर में तो पैदा नहीं हुआ। इतनी जबरदस्त पावर तो किसी मस्क्यूलर और डरावने इंसान में होनी चाहिए थी, अन्ना के शार्प और स्लिम फेस में नहीं। नंदिकेश को अपनी तरफ घूरते देख अन्ना ने भौहें चढ़ा लीं। क्या चाहिए तुम्हें? नंदिकेश की आंखों में अचानक एक स्ट्रॉन्ग चमक आई और वो आगे बढ़ा। बॉस, मैं आपको फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। उसके इतना कहते ही रूम में हलचल मच गई। ओह बॉस, पीछे मत हटना, उसको गिरा दो। नंदिकेश, तूने बॉस को चैलेंज दे दिया। पिछली बार की मार भूल गया क्या? इन जैसे टफ और हार्ड मर्दों के लिए एक अच्छी फाइट से बढ़कर कुछ नहीं था। हिम्मत और जोश उनके खून में ही था। इस दौरान अन्ना सबके बीच हंसी मजाक करके उनसे फ्रेंडली हो चुकी थी। अमृता ने शक भरी नजरों से नंदिकेश को देखा। उसके इरादे नॉर्मल नहीं लग रहे थे। ट्रेनिंग के टाइम भी उसकी नज़र हमेशा अनुज पर ही रहती थी। नंदिकेश हंसा, उसके टोन में शरारती आकर्षण था। उसने पोज लिया और थोड़ी ऊंची करके खड़ा हो गया। अन्ना का खून भी खौलने लगा। उसकी आंखों में एक चमक आई, होंठों पर हल्की स्माइल आई। बिना कुछ बोले उसने भी फाइटिंग पोज ले लिया। दोनों जैसे ही आगे बढ़े, द्वंद्व शुरू हो गया। उनकी मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि देखने वालों को बस शैडोज ही दिख रहे थे। वार सटीक थे, डिफेंस स्ट्रॉन्ग। बाकियों के लिए उनका सामना करना लगभग नामुमकिन था। लुकास ने चुपके से लैपटॉप खोला और वेबकैम ऑन करके फाइट रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने फुटेज को स्लो कर दिया और हर मूव का एनालिसिस करने लगा। बाकी सब लोग मंत्रमुग्ध खड़े रहे, फाइट और लुकास की डिटेल्ड कमेंट्री दोनों में। ये तो क्रेजी है, जैसे कोई टेक्स्ट बुक जिंदा हो गई हो, किसी ने हैरानी से कहा। अनूप बोला, बॉस और नंदिकेश बराबरी पर लड़ रहे हैं। अजय ने सिर हिलाया, नहीं, बॉस ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है, इसलिए वो बिना पावर लगाए ही नंदिकेश की हर चाल को डॉज कर पा रहा है। उसने आगे कहा, पिछली बार मैंने ध्यान से नहीं देखा था, अब लग रहा है क्लोज फाइट में नंदिकेश का लेवल अलग है। उसके वार सटीक और घातक हैं। अगर रैंकिंग की बात करें तो ब्लू स्टार में बेस्ट में से एक होगा। रायगढ़ की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन एक कमजोरी है, नंदिकेश बहुत ज्यादा प्रिसीजन पर फोकस करता है, इसी वजह से उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। बॉस जैसे ओपोनेंट के सामने ये डेडली है। सब लोग इतने ध्यान से देख रहे थे कि लड़ाई का एक भी मोमेंट मिस न हो जाए, इस डर से कोई पलक तक नहीं झपका रहा था। नंदिकेश किसी तरह अन्ना का हाथ पकड़ पाया और एक पल के लिए उनके शरीर इतने करीब आ गए कि उनके बीच की गर्माहट साफ महसूस होने लगी। दोनों की सांसें आपस में टकरा गईं और पसीने की हल्की सी स्मेल हवा में घुल गई। बॉस, नंदिकेश ने धीरे से सिर्फ अन्ना के कानों के लिए फुसफुसाया,
अगर इस बार हार गए तो ट्रिक करके भी बच नहीं पाओगे। अन्ना की आंखें और शार्प हो गईं, होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। लेकिन मैं हारूंगी नहीं। नंदिकेश कुछ कह पाता, उससे पहले ही अन्ना ने उसकी कलाई जोर से मरोड़ दी। लेकिन नंदिकेश भी फुर्तीला था। उसका शरीर झटपट हिला और आसानी से पकड़ से छूट गया, जैसे कोई मैजिक कर रहा हो। वो एक तरफ लुढ़का और अन्ना का कंधा पकड़ लिया, फिर अपना लंबा पैर उसके कंधे पर चढ़ाने के लिए झुलाया। पर अन्ना तो उससे एक कदम आगे थी। उसने उसकी चाल का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। तेजी से घूमते ही उसने उसे अपने कंधे से नीचे पटक दिया। नंदिकेश जोर से जमीन पर गिरा और करा उठा। पहले भी अन्ना से हार चुका था, लेकिन इस बार जब उसने खुद को झाड़ा और खड़ा हुआ तो चेहरे पर थोड़ी नाराजगी जरूर थी, मगर जैसे ही उसने अन्ना को देखा, उसके चेहरे पर चौड़ी स्माइल आ गई। एक दिन मैं जीतूंगा, और जब जीतूंगा तो तुम अपनी बात से पीछे मत हटना। अन्ना की चमकीली आंखें खुशी से दमक उठीं। डील पक्की। ये सुनकर नंदिकेश और भी चौड़ा हंस पड़ा। अब गिरने का दर्द भी उसे हल्का लगने लगा। सुरेश हंसते हुए बोला, तुझे पता था कि बॉस को हरा नहीं पाएगा, फिर भी तूने फाइट की। क्या तुझे मार खाना पसंद है? रवि भी बीच में बोल पड़ा, उसकी आवाज में व्यंग्य था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू बॉस के प्यार में ही पड़ गया? बता दूं, बॉस जैसा मर्दाना इंसान लड़कों में इंटरेस्ट नहीं लेगा। रवि मुस्कुराया, क्योंकि उसे असली राज पता था कि उनका बॉस असल में एक लड़की है। बाकी मासूम सोल्जर्स को अनजान देखकर उसे और मजा आ रहा था। चुप हो जा, नंदिकेश ने गुस्से में रवि पर चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज सख्त और स्ट्रेट थी। तभी सोनू आगे आया, उसकी आवाज ठंडी और धमकी भरी थी। एक फाइट और करनी है? नंदिकेश हंसा, होंठों पर शरारती मुस्कान आई। तुम्हें लगता है कि मैं पहले फुल पावर से लड़ रहा था? आओ, ट्राई करके देख लो। सोनू ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने मुट्ठी भींची और बिना किसी वार्निंग के घूंसा मारा। पल भर में नंदिकेश और सोनू आमने सामने थे। और ऐसे शुरू हुई एक और जबरदस्त फाइट।